साहित्य निधि में सुनिए हिंदी के सुप्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित लेखक मिथिलेश्वर जी की लिखी हुई कहानी हत्यारों की वापसी। रात के 12 बज रहे हैं। तेगा, सीगू और गणपत दबे पांव आगे बढ़े जा रहे हैं। वे शहर की उस मुख्य सड़क को पार कर चुके हैं जो रात भर चलती रहती है। वे शहर के उन स्थानों और मोहल्लों को लांघ चुके हैं जहां रात होती ही नहीं, बिजली की दूधिया रोशनी और सरगर्मी बनी ही रहती है। अब वे शहर के पश्चिमी हिस्से की तरफ उस मोहल्ले में आ गए हैं जो शहर का सबसे उपेक्षित मोहल्ला है। वहाँ की गलियों में रोशनी का कोई प्रबंध नहीं, रास्ते ऊबड़ खाबड़, कच्चे पक्के मकान, बीच बीच में कुछ झोपड़ियाँ भी, सीलन भरी गलियाँ, किनारे की नालियों से आती तीखी दुर्गंध। इस मोहल्ले में शहर के मजदूर, मेहतर, रिक्शा चालक तथा छोटी छोटी नौकरियां करने वाले वे लोग रहते हैं जो शहर के दूसरे मोहल्लों में ऊंचे किराए नहीं दे सकते। गणपत कल दिन में ही इस मोहल्ले में आया था। उसके साथ हाजी सेठ का एक आदमी भी था। वो गणपत को एक निश्चित जगह दिखाकर एक निश्चित व्यक्ति को पहचानवा चुका है। अब गणपत को क्या करना है ये हाजी सेठ से उसे मालूम हुआ है। अक्सर इस तरह के कामों में गणपत तेगा और सीगू को जरूर लेता है। दरअसल सच्चाई तो यह है कि गणपत मोल भाव करके कामों को तय करता है, योजना बनाता है, लेकिन असल काम तो तेगा और सीगू करते हैं। गणपत को उस पहचानवाए गए व्यक्ति के बारे में कोई खास जानकारी नहीं। देखने में वो गणपत को एक बहुत ही साधारण व्यक्ति मालूम पड़ा है। हाजी सेठ के यहाँ की बातों से वो ये जान पाया है कि वो व्यक्ति हाजी सेठ के पूरे परिवार के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। शायद कहीं हाजी सेठ की कोई नई फैक्ट्री बन रही है जहां वो व्यक्ति अड़ंगा डाल रहा है। बात क्या है, स्थिति क्या है, क्यों वो व्यक्ति हाजी सेठ से टकरा रहा है, इन सब बातों की विस्तृत जानकारी गणपत को नहीं है। उसने इन बातों की जानकारी के लिए कोशिश भी नहीं की है। असल में हाजी सेठ के कामों में वो अधिक छानबीन और पूछताछ नहीं करता है। हाजी सेठ जब भी काम कराता है ऊंची रकम देता है, इसलिए गणपत आंख मूंद कर हाजी सेठ का काम पूरा करता है। अपने साथियों के साथ गणपत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग सो चुके हैं, घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। रात के सन्नाटे में पूरे मोहल्ले का सूनापन गणपत को अच्छा लगता है। ऐसे में काम बड़ी आसानी से हो जाता है। गणपत को जब कभी रोशनी और सरगर्मी वाले मोहल्लों में काम करना होता है तो बड़ी फजीहत होती है। एक काम में कभी कभी पूरा महीना लग जाता है। कितनी साजिशें और कितने षड्यंत्र उसे रचने पड़ते हैं, लेकिन इन मोहल्लों में तो वो चुटकी बजाकर काम कर लेता है। गणपत को ये मोहल्ले शहर के गांव जान पड़ते हैं, बिल्कुल गांवों की तरह बेरोशन, असुरक्षित और सामर्थ्यहीन। गणपत अपने साथियों के साथ निश्चित जगह पहुंच जाता है। यहाँ से लगभग 10-12 कदम के फासले पर ही कोठरी है जिसमें वो व्यक्ति रहता है। अभी वो अकेला है, परिवार साथ में नहीं रखा है। पता नहीं कुंवारा है या बाल बच्चे वाला। कहाँ का मूल निवासी है गणपत को कुछ नहीं मालूम। कहीं का भी हो, इससे उसको क्या मतलब। काम करेगा, पैसा बनाएगा, दारू पिएगा, मांस खाएगा, हीराबाई के साथ मौज करेगा और क्या। गणपत और उसके साथियों को ये देखकर भारी आश्चर्य होता है कि उस कमरे का दरवाज़ा खुला है, लालटेन जल रही है, मेज कुर्सी लगी है और वो व्यक्ति कुछ लिखने में तन्मय है। ठीक सामने मेज़ पर रखी लालटेन की रोशनी सीधे सीधे उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ रही है, जिससे उसका चेहरा साफ साफ नज़र आ रहा है। इस पूरे मोहल्ले में जहाँ सभी के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हैं, वो व्यक्ति किवाड़ खोल कर लिख रहा है। हाजी सेठ से तकरार मोल लेकर भी उसे तनिक भय नहीं। एक क्षण के लिए गणपत और उसके साथियों का उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। वे किंकरते विमूढ़ गली के कोने में चुपचाप खड़े उसे देखने लगते हैं। फिर गणपत अपने साथियों को इशारा देकर आगे बढ़ाता है और उस गली की बगल में ही एक ढहे हुए पुराने मकान के मलबे के पास छिपकर बैठने की सलाह देता है। अब गणपत और उसके साथी मलबे के ढेर के पीछे छिपकर उकड़ू बैठ जाते हैं और उस व्यक्ति को घूरने लगते हैं। वहाँ से भी वो व्यक्ति साफ साफ दिखाई पड़ता है। तेगा को लगता है उस व्यक्ति को उसने कहीं देखा है। शराब के नशे में उसे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है, फिर भी वो याद करने की कोशिश करने लगता है। तेगा जब भी इस तरह के कामों में जाता है शराब खूब छक कर पी लेता है। गणपत और सीगू भी पीते हैं, लेकिन उसकी तरह नहीं। तेगा जानता है अगर वो छक्कर नहीं पिएगा तो उससे काम नहीं होगा। ऐसे काम होश हवास में रहने पर नहीं होते। गणपत फुसफुसाता है,
एक ही साथ तीनों आदमी आगे बढ़कर तेजी से कोठरी में घुस चले। सीगू उस व्यक्ति के दोनों हाथ पकड़ लेगा, मैं उसका मुंह बंद कर दूंगा, तेगा काम कर देगा। लेकिन देखना तेगा, वार सही स्थान पर होना चाहिए, मामला सफाई का है। तेगा कहता है, अभी ठहरो। तेगा उस व्यक्ति को याद कर रहा होता है। सीगू उस व्यक्ति को देर तक घूरने के बाद फुसफुसाता है, देखने में वो व्यक्ति बहुत भला लग रहा है, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है। आखिर हाजी क्यों उसका सफाया करना चाहता है? मुझे तो वो व्यक्ति गलत नहीं लग रहा है। गणपत जवाब देता है, अपन को इससे क्या मतलब, वो सही हो या गलत। हाजी ने पूरे 3,000 दिए हैं, तीनों को 1,000, कम पैसे नहीं हैं। सीगू चुप हो जाता है, गणपत भी चुप है। तेगा कुछ सोच रहा है। नशे के भीतर उसके स्मृति पटल पर अब वो व्यक्ति उभरने लगा है। पर साल तेगा के गांव में हैजे की बीमारी फैली थी। तेगा का गांव इस शहर के बिल्कुल पास ही है, सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर। लेकिन शहर की ओर से उसके गांव को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिर उसे गांव की खबर सुनकर वो कोठरी वाला व्यक्ति पता नहीं कहाँ से आ गया था। उसके साथ नई उम्र के कुछ लड़के भी थे। उन सब ने दौड़ दौड़ कर गाँव और शहर को एक कर दिया था। लड़ झगड़ कर, शोर मचा कर वे लोग शहर से ढेर सारी दवाइयाँ और कई डॉक्टरों को गाँव तक खींच लाए थे। तेगा का भतीजा मर जाता अगर वो व्यक्ति समय पर ना पहुंचता। तेगा आंखें फाड़ फाड़ कर उस व्यक्ति को निहारने लगता है। ये वही व्यक्ति है। तेगा उसे पूरी तरह पहचान लेता है, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता है। पता नहीं उसका क्या नाम है। गांव के लड़के उसको पहचानते हैं, भैया भैया कहते हैं। अब तेगा फुसफुसाता है, गणपत, मैं उस व्यक्ति को पहचानता हूँ। मेरे गांव में हैजा फैला था तो उसने लोगों की जान बचाई थी। वो बहुत भला आदमी है। हाजी से कहो बातचीत करके निपटारा कर ले। गणपत तेगा को समझाता है, हाजी ने 3,000 दिए हैं, आधे से अधिक तो हम लोग खर्च कर चुके हैं, उसे क्या लौटाएंगे, कम रुपए नहीं हैं। तेगा कहता है, हाजी से बोल देना उसका कोई दूसरा काम कर देंगे। इससे पहले कि गणपत कुछ और कहता, अचानक नई उम्र के 5-7 लड़के गली को लांघते तेजी से आते हैं और उस व्यक्ति की कोठरी में घुस जाते हैं। हाँफ रहे हैं, चेहरे तैशपूर्ण हैं। भैया, रात 10 बजे के आसपास हाजी सेठ का ट्रक ईंटों से लदा आया था। हमने उस ज़मीन में ईंटा नहीं गिरने दिया। हाजी सेठ के आदमियों के साथ हम लोगों की काफ़ी तकरार हुई। वे बगल वाले थाने में पुलिस सहायता के लिए पहुंचे हैं। हम भी वहां गए। हमने थानेदार से साफ कहा, सर आप तो जानते ही हैं, इस ज़मीन में आम गाछ के नीचे वर्षों से इस मोहल्ले के लड़के पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोगों ने चंदा करके ज़मीन में बच्चों की पाठशाला बनाने की नींव रखी है। ये ज़मीन हाजी सेठ की नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी की है। इससे पहले के जो चेयरमैन थे उन्होंने इस ज़मीन में पाठशाला बनाने की अनुमति दी थी। इस नए चेयरमैन से मिलकर हाजी सेठ इस ज़मीन को दखल करना चाहते हैं। सर आपको मालूम होगा, भैया ने नए चेयरमैन के खिलाफ शहर में जुलूस निकाला था। जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता आप हाजी सेठ की मदद ना करें, नहीं तो भैया थाने के खिलाफ भी जुलूस निकालेंगे। और भैया, जब हमने आपके द्वारा जुलूस निकालने की बात कही तो थानेदार ने अपने सिपाहियों को रोक लिया। बस हमने हाजी सेठ के ट्रक को आगे बढ़वा दिया। सारी बात सुनकर वो व्यक्ति खड़ा होते हुए बोला, बहुत ठीक किया तुम लोगों ने, बराबर उस ज़मीन पर तैनात रहना। कल हम सब नगर के कलेक्टर, एसपी और म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन से मिलेंगे। इस घटना पर शहर के लोगों में जनमत जगाएंगे। उस ज़मीन में वर्षों से हमारे बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। वो ज़मीन हाजी सेठ के बाप की नहीं है। वे आपस में यही सब बातें कर रहे थे। गणपत और उसके साथियों के ऊपर उनकी बातों की भयानक प्रतिक्रिया हुई। जिस पुलिस के डर से गणपत और उसके साथी कई कई महीनों तक के लिए लापता हो जाते हैं, वो पुलिस उस व्यक्ति के नाम से डरती है। वे एक दूसरे के कानों में फुसफुसाते हैं, साले हाजी ने हमें गलत जगह भेजा है, यहाँ से लौट कर चलना चाहिए। और वे दबे पाँव वहाँ से लौट जाते हैं। जिस रफ्तार से आए थे उससे तिगुनी रफ्तार से वापस जाते हैं। उनसे एक क्षण के लिए भी अब वहाँ नहीं रुका जाता। सुबह हो गई है। गणपत और उसके साथी हाजी सेठ के कमरे में मौजूद हैं। ये जानकर हाजी सेठ का मन खींच से भर गया है कि काम नहीं हुआ। हाजी सेठ गणपत को डांटना चाहते हैं, लेकिन उसके साथियों की उपस्थिति में वो ऐसा नहीं कर पाते। अक्सर काम होने से पहले या काम होने के बाद गणपत अकेले ही आकर हाजी सेठ से बातचीत करता था, लेकिन आज उसके साथी भी आए हैं। इसलिए हाजी सेठ को लगता है ज़रूर कोई खास बात है। वे पूछते हैं, कौन सा विघ्न उपस्थित हो गया, काम क्यों नहीं हुआ। इससे पहले कि गणपत कुछ कहता, तेगा बोल उठता है, सेठ जी वो आदमी गलत नहीं है, हम उसे नहीं मारेंगे।
आप बातचीत करके निपटारा कर लीजिए, उसका सफाया मत करवाइए। तेगा की बात से एक क्षण के लिए हाजी सेठ के होशो हवास गुम हो जाते हैं। लगता है जैसे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी से एकाएक लुढ़क कर वो नीचे आ गिरे हों। उन्होंने स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा था कि गणपत और उसके साथी किसी आदमी के सही और गलत होने की बात भी कर सकते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि उस दुबले पतले आदमी ने इन लोगों पर ऐसा कौन सा जादू चला दिया है कि वे इस तरह की बात करने लगे हैं। हाजी सेठ कुछ क्षणों तक सोचते हैं, फिर उन तीनों को लेकर अंदर चल देते हैं। एक भव्य कमरे में उन तीनों को बैठाते हैं, फिर सामने की अलमारी खोल देते हैं। रंग बिरंगी बोतलें निकल आती हैं। नौकर काजू और कबाब की प्लेटें सजा देते हैं। गणपत और उसके साथियों को जीवन में इतनी अच्छी शराब कभी नहीं मिली थी, काजू और कबाब भी नहीं। डनलप के गद्दे पर ऊपर नीचे लहराते हुए गणपत और उसके दोस्त खाने पीने लगे हैं। अब हाजी सेठ बताना शुरू करते हैं। वो व्यक्ति बहुत बदमाश है, गंदी बस्तियों के लोगों को बहला फुसलाकर आंदोलन करवाता है, उन्हें मार खिलवाता है, जेल भिजवाता है, खुद नेता बना हुआ है, नई उम्र के लड़कों को शागिर्दी में रख रखा है। मैंने उससे कहा था कहो तो तुम्हें कोई नौकरी लगवा दे, ये सब धंधा छोड़ दो, लेकिन माना ही नहीं। मैंने 100 रुपयों का भी लालच दिया, 2000 ले लो, 4000 ले लो, 5000 ले लो, लेकिन वो तो महात्मा बनता है, सीधे सीधे रुपया कैसे लेगा। सेठ अभी अपनी बात पूरी तरह कह भी नहीं पाते हैं कि तेगा बीच में ही बोल उठता है। बाकी सेठ जी, वो आदमी खुद गंदी बस्तियों में ही रहता है, लोगों को ठगता तो ज़रूर अच्छी तरह रहता। मेरे गांव में हैजा फैला था तो उसने लोगों की जान बचाई थी, किसी से कुछ मांगा भी नहीं था। तुम नहीं समझोगे तेगा, वैसे लोगों को समझने में तुम्हें देर लगेगी। आखिर मैं तुमसे ही पूछता हूँ वो ऐसा क्यों करता है। मैं कुछ करता हूँ धन दौलत के लिए, दुनिया का हर आदमी धन दौलत पाने के लिए ही कुछ कर रहा है, फिर वो ऐसे ही क्यों कुछ करेगा। बहुत बड़ा राज है, तुम नहीं समझोगे। तेगा चुप हो जाता है। सेठ जी उसे निरुत्तरित कर देते हैं। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर भी वो कहता है ठीक है सेठ जी, लेकिन उस आदमी का सफाया मत करवाइए, समझा बुझा कर रास्ते से हटा दीजिए। मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ तेगा, अंत में ये निर्णय किया है। तुम समझा कर देख लो, तुम्हारी सब बातें वो मान जाएगा, लेकिन जब असल बात पर आओगे तो तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। हाजी सेठ देर तक उस व्यक्ति को बदमाश, गलत, ओछा साबित करने लगे। धीरे धीरे तेगा और उसके साथियों पर शराब की खुमारी छाने लगी। उनके अंदर की हिंसक प्रवृत्तियां जागने लगती हैं। उनके चेहरे के बदलते भावों को पढ़कर हाजी सेठ को खुशी होती है कि उनकी बात उन पर असर करने लगी है। अब वे अपनी दूसरी अलमारी खोलते हैं। हरे पीले नोटों की गड्डियाँ सामने आती हैं। वे बोलते हैं, गणपत, पिछली दफ़ा 3000 रुपये दिए थे ना? हाँ, लो ये और 6000 रुपये, आज रात काम हो जाना चाहिए। गणपत और उसके साथियों को एक मुश्त इतनी बड़ी राशि कभी नहीं मिली थी। वे नोटों को छिपा कर रखने लगते हैं, फिर चल देते हैं। शराब का नशा अपने पूरे रंग में खिल चुका है। शराब भी इतनी उम्दा हो सकती है, उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। दूसरी रात गणपत और उसके साथी पुनः उसी जगह पहुंच आए हैं। मलबे के ढेर के पीछे से छिपकर वे कल की भांति देखते हैं, लेकिन आज दरवाज़ा बंद है। गौर करने पर पाते हैं दरवाज़ा भीतर से नहीं बाहर से बंद है, ताला लटक रहा है। उन्हें लगता है वो व्यक्ति कहीं चला गया है। सीहू कहता है, आज जतरा ठीक नहीं है, वो आदमी कहीं चला गया, शायद उसे मालूम हो गया। गणपत कहता है, नहीं, मालूम कैसे होगा, हम तीनों के सिवाय और कोई थोड़ी जानता है। हाजी सेठ की बात किसी को मालूम नहीं होती, वो आदमी आता ही होगा, कल भी तो इतनी रात गए तक पढ़ रहा था। तेगा नशे में जमाहियाँ लेता रहता है। कुछ क्षण बीत जाने के बाद तेगा कहता है, गणपत, उस आदमी पर शुरू में वार नहीं किया जाएगा, उसे समझाया जाएगा, रुपयों का लालच दिया जाएगा, वो हत्या करने लायक आदमी नहीं है। गणपत और सीगू तेगा को समझाते हैं, चाहे जैसे भी हो आज काम निपटाना ही होगा। हाजी ने जितने रुपए दिए हैं उतने कोई और नहीं दे सकता। तेगा कहता है, ठीक है, लेकिन मैं उस आदमी को धोखे से नहीं मारूंगा, उसे समझाऊंगा, अपनी बात मनवाऊंगा, नहीं मानेगा, लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाएगा, तब उसे मारूंगा। गणपत को तेगा की ये योजना बिल्कुल नहीं लगती है। इस तरह से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है, लेकिन सीगू तेगा की बात से सहमत है। गणपत चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता है, जानता है बिना तेगा के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। रात लगभग 1 बजे के आसपास वो व्यक्ति आता है। ताला खोलकर अंदर घुसता है, लालटेन जलाता है, कपड़े बदलता है, फिर एक लोटे में पानी लेकर बाहर निकलता है, हाथ मुंह धोता है, कुल्ला करता है, फिर अंदर चला जाता है। अब तेगा, सीगू और गणपत
मलबे के ढेर से पीछे से उठकर चल देते हैं। ऐसे कामों में तेगा हमेशा चुपके से जाता था और शंकित दृष्टि से अगल बगल ताकता रहता था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल निर्भीक होकर जा रहा है। लग ही नहीं रहा है कि वो किसी का सफाया करने जा रहा है। दरवाजे पर पहुंचकर अंदर बैठे उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए तेगा कहता है, भाई साहब, हम लोग आपसे कुछ बातें करने आए हैं। तेगा और उसके साथियों को लगता है कि वो सुनकर व्यक्ति डर जाएगा, क्योंकि इतनी रात गए बिल्कुल अपरिचित लोगों का आना तो ठीक नहीं, लेकिन वो व्यक्ति तनिक भी नहीं डरता। कहता है, आप लोग अंदर आ जाइए। तेगा और उसके साथी अंदर घुस जाते हैं। कमरा बहुत ही छोटा है। एक मेज और एक कुर्सी के अतिरिक्त बैठने सोने के लिए और कुछ नहीं है। उस कमरे के आधे हिस्से में किताबें रखी हैं। तेगा और उसके साथियों ने किसी एक व्यक्ति के पास इतनी किताबें पहले कभी नहीं देखी थीं। वे हैरत से पहाड़ की तरह लगी किताबों के ढेर को देखते रहते हैं। किताबों के पास ही कमरे के शेष भाग में ज़मीन पर एक चटाई बिछी हुई है। चटाई पर एक दरी है। शायद वो व्यक्ति इसी पर सोता है। तेगा और उसके साथियों को वो व्यक्ति दरी पर बैठने का संकेत करता है। वे तीनों दरी पर बैठ जाते हैं। वो व्यक्ति भी कुर्सी से उतरकर उन तीनों के पास ही दरी पर आ जाता है। तेगा कहता है, क्यों, आप कुर्सी पर बैठिए। वो व्यक्ति जवाब देता है, आप लोग उम्र में मुझसे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई के बराबर हैं। आप लोगों के सामने मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। हम यहीं ज़मीन पर साथ साथ बैठेंगे। उस व्यक्ति की पहली बात तो तेगा के अंदर कहीं बहुत गहरे तक उतर जाती है। वो उस व्यक्ति के चेहरे को टकटकी लगाए देखता है। गणपत और सीगू भी देखने लगते हैं। अचानक सीगू उस व्यक्ति को पहचान जाता है। एक डकैती के मामले में सीगू जेल गया था। वहां पहुंचने पर सीगू को वो व्यक्ति दिखा था। शायद पहले से ही वो जेल में था, लेकिन उसे अलग वार्ड मिला था। जेल में भी लोग उसकी इज्जत करते थे। कैदियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ वो जेल में भी आंदोलन करता था। उस व्यक्ति को पहचान लेने के बाद सीगू का मन उसके प्रति श्रद्धा से भर जाता है। सीगू को याद है, जेल में वो उस व्यक्ति को देवता समझता था। सीगू मनी मन तय कर लेता है, चाहे जो भी हो, इस व्यक्ति पर वो किसी को हाथ नहीं उठाने देगा। वो व्यक्ति पूछता है, कहिए, आप लोगों का कैसे आगमन हुआ। सीगू गणपत की ओर ताकता है, गणपत तेगा की ओर। एक क्षण तक उनमें से कोई नहीं बोल पाता है। भीमपट्टी मोहल्ले में हाजी सेठ कोई कारखाना बना रहे हैं, लेकिन आप उसे बनने नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कि तेगा कुछ और कहता, वो व्यक्ति बीच में बोल पड़ता है, नहीं, गलत बात है। यह आरोप सिर्फ मेरे अकेले पर नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ, आप लोगों ने रोक रखा है। मैं उस ज़मीन में अपना घर बनाने के लिए हाजी सेठ से नहीं लड़ रहा हूँ। उस ज़मीन में आपके मेरे बच्चे पढ़ेंगे। आप जानते हैं, वो मोहल्ला इस मोहल्ले से भी गया गुजरा है। उस मोहल्ले में शहर की कोई सुविधा नहीं है। अगर उस ज़मीन को हाजी सेठ दखल कर लेंगे तो फिर उस मोहल्ले में बच्चों के पढ़ने की कोई जगह नहीं रहेगी। शहर से दूर पढ़ने वाले और महंगे स्कूलों में उस मोहल्ले के बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे। मैं जानता हूँ, आप लोग वैसे ही मोहल्लों के वासी हैं। हाजी सेठ के मोहल्ले में आप लोगों के घर नहीं हैं। हाजी सेठ आपके अपने हाथों से आपके घर को उजड़वाना चाहता है। सोचिए, उस मोहल्ले के बच्चे आखिर कहाँ पढ़ेंगे। हाजी सेठ का लड़का विदेश में पढ़ता है। उनके जैसे लोगों के लिए शहर में रोज़ नए नए स्कूल खुल रहे हैं। हम पर और आप पर कौन ध्यान दे रहा है। गरीबी, भुखमरी और बीमारी से हम मर रहे हैं। हमारे मोहल्ले के लोग पशुओं की ज़िंदगी जी रहे हैं। हाजी सेठ जैसे लोग कभी हमें इंसान की तरह नहीं जीने देंगे। हाजी सेठ आज उस स्कूल वाली ज़मीन को हड़प रहे हैं, कल हमारे और आपके घरों को उजड़वाएंगे, वहाँ अपने बंगले बनवाएंगे। तब हम भिखारी बन जाएंगे। सड़क के किनारे हमारा जीना मरना होगा। आप लोगों ने स्टेशन के पास के करहाते तड़पते भिखमंगों को ज़रूर देखा होगा। वे हाजी सेठ जैसे परिवारों के नहीं, हमारे और आप जैसे परिवारों के हैं। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, अगर आप लोग उस ज़मीन में स्कूल नहीं बनने देना चाह रहे हैं तो नहीं बनेगा। मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला। आप लोग उस मोहल्ले में जाकर पूछ लीजिए। उस मोहल्ले का बच्चा बच्चा तैयार है कि ये ज़मीन हाजी सेठ को नहीं हड़पने देंगे। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। कल सुबह फिर वहाँ एक आम सभा है। आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिए। आपके अपने बच्चे हैं जो वहाँ सीना तान कर खड़े हैं। क्या मजाल कि हाजी सेठ उस ज़मीन पर पहुँच जाएं। वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है। बोलते बोलते उसका चेहरा लाल हो गया है। कमरे में धीरे धीरे टहलते हुए वो बोलता जाता है, हाजी सेठ मूर्ख है। मुझे पता चला है कि वो मेरा सफाया कराना चाहते हैं। वे जानते हैं मेरे बाद उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम सारा मोहल्ला जाग उठा है। वे कितने लोगों का सफाया करवाएंगे।
मैं तो चाहता हूँ कि हाजी सेठ मुझे मरवा दें, आखिर तो हमको आपको सबको एक दिन मरना ही है। वो व्यक्ति देर तक बोलता ही रहता है। तेगा, सीगू और गणपत माथा झुकाए सुनते रहते हैं। उस व्यक्ति की बातों से वे एक अजीब सी दुनिया में पहुंच आए हैं। आदमी ऐसे भी होते हैं, उन्हें पता नहीं था। उनके पास तो हाजी सेठ वाली व्याख्या थी कि हर आदमी धन दौलत के लिए ही कुछ करता है, लेकिन उस व्यक्ति की व्याख्या कुछ और ही थी। तेगा को मन ही मन कुछ अफसोस हो रहा था कि वो क्यों आया। साला हाजी उनसे उनके अपने आदमी को मरवा रहा है। सीगू की आंखें छलछला आईं। काश वो पहले जानता होता। गणपत को लग रहा था अब काम नहीं होगा, हाजी को रुपए लौटाने होंगे, इतने सारे रुपए। वो व्यक्ति पूछता है, आप लोग चुप क्यों हैं, कुछ बोलिए। जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं मैं कल से उस ज़मीन पर नहीं जाऊंगा। तेगा माथा उठाता है। जीवन में पहले कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे, लेकिन आज ये आंसू अचानक कहाँ से आ गए हैं। तेगा भर्राई हुई आवाज़ में कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें कुछ मालूम नहीं था, अज्ञानवश हम यहाँ चले आए हैं। सीगू अब अपने आप को रोक नहीं पाता, अपनी आंखें पोंछने लगता है। पहली दफ़ा गणपत भी आर्द्र हो उठता है। वो व्यक्ति बारी बारी से उन सबको गले से लगाता है। अब तक रात के लगभग 3 बज चुके होते हैं। वो व्यक्ति कहता है, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं, आप लोगों ने भी कुछ नहीं खाया होगा, मेरा खाना रखा है, बांट बांट कर हम सभी खाएंगे। और तेगा तथा उसके साथियों के लाख मना करने के बावजूद वो व्यक्ति कमरे के कोने में ढके अपने खाने को सामने लाता है। दिन की बनाई हुई 6 रोटियां जो सूख गई हैं, कागज़ की पोटली में थोड़ा नमक, एक हरी मिर्च और एक प्याज का टुकड़ा। वो व्यक्ति खाना बीच में रख देता है और उनके हाथ पकड़कर विनयपूर्वक खाने का आग्रह करता है। वे सब खाने लगते हैं। खाते हुए सोचते रहते हैं, हाजी कितना झूठा है। बोल रहा था वो व्यक्ति गंदी बस्तियों के लोगों को फुसलाकर अपना मकसद साधता है, मज़े मार रहा है। साला हाजी बेईमान, दगाबाज। खाना खा चुकने के बाद वो व्यक्ति सबसे आग्रह करता है कि वे इस समय कहीं ना जाएं, चुपचाप यहीं सो रहें, सुबह जाएंगे। वो व्यक्ति और तीनों जमीन पर बिछाई गई चटाई और दरी को अलग अलग कर उस पर सो रहते हैं। लालटेन बुझा दी जाती है। कोई किसी से कुछ नहीं बोलता है, लेकिन हर एक के अंतर में वार्तालाप चलता रहता है। वे आंखें मूंदे इस नई वास्तविकता से साक्षात्कार करते रहते हैं। सुबह एकदम तड़के ही वे तीनों उस व्यक्ति को सोए छोड़ वहाँ से चल देते हैं। उस मोहल्ले को लांघ कर वे मुख्य सड़क पर आ जाते हैं। अपने मकान की बालकनी में टहलता हाजी उन्हें दूर से ही दिखाई पड़ने लगता है। परिणाम जानने के लिए वो उन्हीं का रास्ता देख रहा है। वे तीनों सीधे हाजी सेठ के पास पहुंचते हैं। उनके चेहरे को देखते ही हाजी सेठ को लगता है आज फिर काम नहीं हुआ। इससे पहले कि हाजी सेठ कुछ बोलते, तेगा हाजी सेठ के दिए नोटों को उसके ऊपर फेंकते हुए कहता है, हाजी सेठ, मैं तुमको चेतावनी देने आया हूँ, अगर उस आदमी को कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाजी सेठ चौंकते हुए पूछते हैं, क्या बात है, क्या हुआ? लेकिन वे तीनों वहाँ से चल देते हैं। कोई जवाब नहीं देता। हाजी सेठ पुकारते हैं, जरा रुको तो, मेरा सामान तो दे दो। लेकिन उनमें से कोई नहीं ठहरता, गणपत भी नहीं। हाजी सेठ की चिंता और परेशानी एकाएक बढ़ जाती है। उन्होंने अपना विदेशी रिवॉल्वर काम करने के लिए इन्हें दिया था। इनके देशी हथियारों पर उन्हें विश्वास नहीं, लेकिन ये क्या, उनका हथियार लौटाए बिना सब चले जा रहे हैं। हाजी सेठ की समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है। उनका वार कभी खाली नहीं जाता था। इस काम के लिए उन्होंने सबसे अधिक रुपए फेंके थे। वो आदमी कैसा है? उसने कौन सा तीर चला दिया है? आज उनका अपना एक हथियार भी गायब हो गया। अचानक आज ये सब क्या हो रहा है? हाजी सेठ चिंता और परेशानी में डूबते उतराते अपनी बालकनी में टहलते रहते हैं। ठीक उसी समय वो व्यक्ति उनकी ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है। वे गौर से उस व्यक्ति को देखने लगते हैं। वो हाजी सेठ की ओर ही आ रहा है। हाजी सेठ के पास आकर वो अपने झोले से हाजी सेठ का रिवॉल्वर निकालता है और उन्हें सौंपते हुए कहता है, सेठ जी, आपका हथियार आपके आदमी मेरे यहाँ छोड़ आए हैं, सोचा आपको वापस कर दूँ। सेठ अपना रिवॉल्वर ले लेता है, लेकिन सुबह के सर्द मौसम में भी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चुचुहा जाती हैं। उसके हाथ कांपने से लगते हैं। वो रिवॉल्वर संभाल नहीं पाता है, पास ही रखी कुर्सी पर रख देता है। वो व्यक्ति वहाँ से चलने को होता है कि सेठ के मुंह से बोल फूट पड़ते हैं, क्षमा कीजिएगा, मैं शर्मिंदा हूँ, आइए जरा चाय पी लीजिए। वो व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ कहता है, मेरे पास समय नहीं है सेठ जी, उस ज़मीन में आज लोगों की आम सभा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। सेठ कहता है, ज़रा 1 मिनट सुनिए तो।
उस ज़मीन में अब कोई आम सभा मत करवाइए। मैंने फैसला कर लिया है कि अब उस ज़मीन पर मैं कभी नहीं जाऊंगा। अपनी गलती के लिए मुझे बहुत अफसोस है। वो व्यक्ति पलटकर सेठ की ओर देखता है। सेठ सिर से पांव तक पसीने से भीग गया है। वो फटी फटी आंखों से उस व्यक्ति को देख रहा है जिस व्यक्ति को वो एक निहायत तुच्छ और हल्का आदमी समझता था। उस व्यक्ति को चुटकियों में मसल कर ख़त्म कर देने की सामर्थ्य सेठ अपने अंदर रखता था, लेकिन आज उस आदमी के सामने सेठ को अपनी अट्टालिका और उसका अपना व्यक्तित्व बहुत बौना मालूम पड़ने लगता है। सेठ किसी अज्ञात भय से कांपने सा लगता है। सेठ की हालत देखकर व्यक्ति के होंठों पर मुस्कान की एक हल्की रेखा उभर आती है। अभी आप सुन रहे थे मिथिलेश्वर जी की कहानी हत्यारों की वापसी।